एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 5। नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदत को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाली ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला समूह नियंत्रित था। उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वे यह देखें कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उनसे कहा गया कि उन्हें केवल वर्कआउट को ही नहीं देखना है, बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ता ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम से दिल की बीमारी यानी कोरोनरी हार्ट रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया था कि वे एक प्लान के तहत बताइए कि कब और कहाँ अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खास तौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते में कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूँगा। दिन, इस समय और स्थान। पहले और दूसरे समूह के करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेरक प्रस्तुति से दूसरे समूह के व्यवहार में कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन 91% लोगों जो तीसरे समूह के थे, उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से दोगुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उसको अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन की मंशा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बताता है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हैं। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वे व्यापक स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फ़ोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज़ की खुशबू, एम्बुलेंस की सायरन की ध्वनि। लेकिन इनमें दो सबसे ज़्यादा सामान्य संकेत होते हैं, समय और स्थान। क्रियान्वयन की मंशा इन दोनों संकेतों का इस्तेमाल करती है। व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन की मंशा को रचने का फॉर्मेट होता है। जब एक्स स्थिति आती है तो मैं वाई रिस्पॉन्स दूंगा। सैकड़ों अध्ययनों में बताया गया है कि क्रियान्वयन की मंशाओं लक्ष्य पर टिके रहने के लिए प्रभावित होती है, चाहे इस बात का सटीक समय और स्थिति लिख कर रखनी हो कि आपको किस दिन फ्लू की टीका लगाना है या आंतों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी के लिए अपॉइंटमेंट के समय दर्ज करना है। इससे इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि लोग रिसाइकलिंग करने, पढ़ने, जल्दी सोने या सिगरेट पीने को छोड़ने की आदत में जुड़ जाए या जुड़े रहे। शोध करने वालों ने यह तक पाया है कि जब भी लोगों ने क्रियान्वयन की मंशाओं से संबंध प्रश्न पूछा है या पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं: आप किस मार्ग से मतदान केंद्र तक जाएंगे? आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? किस बस से वहां जाने वाले हैं? सरकार के अन्य सफल प्रोग्राम ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने को प्रेरित किया है या लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कब और कहाँ विलंब के ट्रैफिक बिल्स भरे जा सकते हैं। पंच लाइन साफ है। जो लोग विशेष रूप से यह योजना बना लेते हैं कि कब और कहाँ वे नई आदतों के अनुसार काम करेंगे, तो उनके इसके पालन करने की अधिक संभावना रहती है। इस मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं, मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम यह नहीं कहते कि
कब और कहाँ पर ये आदतें साकार होगी। हम इसे अवसर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह करने की याद रहेगी, या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित अनुभव करेंगे। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाओं जैसे मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूँ, या मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, अथवा वोट देना चाहिए को ख़त्म करती है और उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल देती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहाँ कार्यवाही की जाए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सके। एक बार जब क्रियान्वयन की मंशा तय हो जाती है, तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूंगा या नहीं? क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर में खाने के बाद ध्यान करूंगा? जब कार्यवाही का क्षण आता है तो फैसला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करते हैं। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य के रिक्त स्थानों को भरें। मैं व्यवहार को तय समय पर नियत स्थान करूंगा। इसमें व्यवहार, समय और स्थान, इन जगह अपना काम, समय और कैसे, ये लिखे। जैसे कि ध्यान, मैं सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूंगा या करूंगी। पढ़ाई, मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपने शयन कक्ष में स्पेनिश पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। व्यायाम, मैं शाम को 5 बजे 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम करूंगा या करूंगी। विवाह, मैं सुबह 8 बजे अपनी जीवन संगनी या साथी के साथ रसोई में चाय बनाऊंगा या बनाऊंगी। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि आदत को कब से शुरू करें, तो किसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष के पहले दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज़्यादातर रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्यतः ज़्यादा होती है। यदि हमें आशा है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। क्रियान्वयन की मंशाओं का एक अन्य लाभ भी होता है। आप क्या चाहते हो और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीज़ों को ना कहने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार देती है, आपका ध्यान भंग करती है और आपको मार्ग से भटका देती है। इस बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कह देते हैं, क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता कि हमें क्या करना है। जब आपके सपने ढूंढने रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों का तर्क संगत मानना आसान हो जाता है, और हम कभी भी सफल कभी भी सफलता के लिए ज़रूरी चीज़ों को और स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वे बनी बनी रह सके। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक जैसन च्वाइंग का कथन है, स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी, आप वर्कआउट नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे कुत्ता नदाइड होने पर नार टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपकी भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन की मंशा को प्रयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे बीजे फॉग से मैंने एक तरीका सीखा जिसे मैं आदतों को क्रमबद्ध करना कहता हूँ, और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को क्रमबद्ध करना, अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डैनी डिडरो पूरे जीवन गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था।
दिद्रो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिद्रो को उस समय के विश्वकोश इंसाइक्लोपीडी के लेखक और सहस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिद्रो का वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थी और उनको विश्वकोश बेहद पसंद था। उन्होंने दिद्रो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीद देने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $1.5 लाख से भी ज़्यादा है। लाइब्रेरी के लिए दिद्रो को पैसे देने के साथ ही कैथरीन द ग्रेट ने उनसे यह कहा कि वे पुस्तकों को अपने पास रखें, जब ज़रूरत होगी तब वे पुस्तक ले लेगी। दिद्रो लाइब्रेरियन के रूप में भूमिका निभाए एवं इसके लिए उनके वार्षिक वेतन देने की पेशकश भी की। अचानक दिद्रो के पास बहुत धन आ गया, बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया, बल्कि खुद के लिए भी एक नया पोशाक खरीदी। दिद्रो को परिधान बहुत पसंद था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीज़ें उस परिधान की तुलना में कमतर लगने लग रही थी। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीज़ें थी उनमें कोई तालमेल नहीं था, न ही सुंदरता थी। दिद्रो में जल्द तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीज़ें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दमिश्क के लाए गए कालीन से बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपना घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदा। उन्होंने अपनी पुरानी वेद से कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोज एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीज़ें खरीदी। दिद्रो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ खरीदने की प्रवृत्ति को दिद्रो इफ़ेक्ट कहते हैं। दिद्रो इफ़ेक्ट के अनुसार नई नई चीज़ों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पिनी रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते लेते हैं और उसी को मैच करती हुई ईयररिंग्स भी ले लेते हैं। आप सोफ़ा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की पूरी सजावट पर सवाल उठने लगता है। आप अपने बच्चे के लिए खिलौना लेते हैं तो उसके लिए एसेसरीज को भी खरीदने लगते हैं। यह खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र के अनुसार करते हैं। जो आपने हाल ही पूरा किया है उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना है और सुखाने पर ध्यान देना है, जो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवेल को धोना है। तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदी की सूची में डाल देते हैं और इस तरह से कई चीज़ें जुटती जाती है और कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं होता है। हर एक कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फ़ायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक वर्तमान आदत को पहचान लीजिए, जिसे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नए व्यवहार को उसके ऊपर ले जाए। इसे ही आदतों का क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष स्वरूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस पद्धति का सृजन बीजे फोग ने अपनी टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया था। फॉग इस रणनीति को टाइनी हैबिट रेसिपी कहते हैं, लेकिन मैं पूरी पुस्तक में इसे आदतों का क्रमबद्ध करना कह रहा हूँ। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला। इसके यानी कि वर्तमान आदत पश्चात मैं नई आदत का पालन करूँगा। उदाहरण के लिए ध्यान। हर सुबह अपने कप में कॉफ़ी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम।
जैसे ही मैं काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता। जब रात में मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विवाह। जब मैं रात में बिस्तर पर जाऊंगा तब अपनी जीवन संगनी को चुंबन दूंगा। सुरक्षा। जब मैं दौड़ने के जूते पहनूंगा तो मैं अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजूंगा कि मैं दौड़ लगाने जा रहा हूँ और इसमें कितनी देर लगेगी। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना ही इसकी कुंजी है। एक बार जब आप इसके बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकेंगे। इससे आप उस स्वाभाविक गति का फ़ायदा उठा सकेंगे जो एक व्यवहार से आकर दूसरे की ओर बढ़ती है। यह डिड्रो इफ़ेक्ट का सकारात्मक पहलू है। आदतों को क्रमबद्ध करने से किसी पुरानी आदत को बनाए रखते हुए नई आदत को सबसे ऊपर रखने की संभावना बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया उन आदतों की श्रृंखला को एक साथ रखने से दोहराई जा सकती है। हर आदत अगली आदत का संकेत के तौर पर काम करती है। सुबह की आपकी आदत को क्रमबद्ध करना इस प्रकार लग सकता है। 1. सुबह कप में कॉफ़ी भरने के बाद मैं 7 सेकंड तक ध्यान के लिए बैठूंगा। 2. ध्यान में 7 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर में क्या करना है उसके बारे में लिखूंगा। 3. दिन में क्या क्या करना है उसे लिखने के बाद तत्काल मैं पहले काम पर जाऊंगा। या आदतों को इस तरह से संध्या में क्रमबद्ध करने की कल्पना करें। 1. डिनर खत्म करने के बाद मैं अपनी प्लेट सीधे डिश वॉशर में रखूंगा। 2. अपनी डिश को उसमें रखने के तत्काल बाद मैं काउंटर साफ कर दूंगा। 3. काउंटर साफ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफ़ी का कप तैयार करके रखूंगा। अपने रोज़मर्रा के कामों में आप नए व्यवहार को भी शामिल कर सकेंगे। उदाहरण के लिए आपका सुबह का रूटीन कुछ ऐसे है। उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज़्यादा पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आदतों के क्रम को बढ़ाना होगा जो इस तरह का हो सकता है। उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे एक पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर पर पहुँचे तो लुफ्त लेने के लिए पुस्तक आपकी प्रतीक्षा में होगी। कुल मिलाकर आदतों को क्रमबद्ध करना आपको कुछ सरल नियम बनाने की गुंजाइश भी देता है जिनसे आप भविष्य में व्यवहार के प्रति तैयार हो सके। इसका मतलब यह है कि अगला कार्य कौन सा होगा, उसकी कार्य योजना पहले से आपके पास होगी। जब आप इस तरीके से साथ सहज हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों को क्रमबद्ध करते हैं जो उपयुक्त परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। व्यायाम। जब मैं सीढ़ियाँ देखूंगा तो मैं एलिवेटर की बजाय उसका प्रयोग करूंगा। सामाजिक कौशल्य। जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मैं उनसे मिलूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। वित्त। जब मैं $100 में कुछ खरीदना चाहूँगा तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे प्रतीक्षा करूँगा। सेहतमंद खाना। जब भी मैं खाना खाऊंगा तो सबसे पहले मैं प्लेट में सब्जियां रखूँगा। न्यूनतम आवश्यकता। जब मैं नई वस्तु लूँगा तो एक को हटा दूँगा यानी कम करूँगा। एक लाओ एक बाहर करो। मूड। जब फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूँगा और उत्तर देने से पहले मुस्कुरा दूँगा। विस्मृति। जब भी मैं किसी सार्वजनिक स्थान में जाऊँगा तो अपनी टेबल और कुर्सी ध्यान से देखूँगा कि कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। इससे अंतर नहीं पड़ता कि इस रणनीति को कैसे उपयोग में लेना है। सफल आदत क्रम बनाने का रहस्य सही संकेत को चुनने में है। व्यवहार के लिए समय और ध्यान को विशेष लेखन करने वाली क्रियान्वयन की मंशा से अलग आदतों के
क्रम में समय और स्थान निहित रहते हैं। कब और कहाँ आप उस आदत का उपयोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में करना चाहोगे, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश में हैं, लेकिन सुबह बहुत अस्त व्यस्त रहती है, तो बच्चे कमरों में दौड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में यह स्थान और समय गलत होगा। इस पर विचार करें कि आप ध्यान में कब सफल होंगे। खुद को यह न बताएं कि आपको यह आदत बनानी है, जबकि आप किसी अन्य आदत के साथ जुड़ सकते हैं। आपके संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपकी इच्छित आदत में है। यदि आप हर दिन की कोई आदत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे उस आदत के ऊपर ऊपर के क्रम में रखते हैं जो आप हर सोमवार को ही करते हैं, ऐसे में यह सही चयन नहीं माना जाएगा। आदत क्रम को सही तरह से बनाने का एक उपाय वर्तमान आदतों के ऊपर नीचे करके उनकी सूची को ठीक करना है। अपना हैबिट स्कोरबोर्ड अंतिम चैप्टर से शुरू करके उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप दो कॉलम में भी सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में उन आदतों को लिखें जो आप हर दिन करते ही हैं। यदि आप और उदाहरण तथा मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आदतों के क्रम का नमूना atomichabits.com/habit tracking से डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिस्तर से बाहर निकलना, नहाना, दांत साफ करना, कपड़े पहनना, एक कप कॉफ़ी तैयार करना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल ले जाना, दिन का काम शुरू करना, लंच करना, दिन का काम समाप्त करना, काम से आकर कपड़े बदलना, रात में भोजन के लिए बैठना, लाइट्स ऑफ करना, सो जाना। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है। आपके साथ जो हर दिन घटित होता है, दूसरे कॉलम में वह लिखें। उदाहरण के लिए, सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जो गीत आप सुन रहे हैं वह खत्म होता है, सूर्यास्त होता है। इन दोनों सूचियों के साथ ही आप यह सोचने लगते हैं कि अपनी जीवन शैली में नई आदत को किस सबसे अच्छे स्थान पर रखा जाए। आदतों का क्रम बनाना उस समय का श्रेष्ठ नतीजे है जब संकेत स्पष्ट होते हैं, उस पर तत्काल काम किया जा सके। कई लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो ढूंढने रहते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। जब मैंने आदत में पुशअप को शुरू करना चाहा, मेरी आदत का क्रम था, जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूँगा तब 10 पुशअप करूँगा। पहली बार देखने पर यह ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही मैं जान गया कि यह संकेत अस्पष्ट था। क्या मुझे दोपहर के भोजन से पहले पुशअप करना चाहिए? दोपहर के भोजन के बाद इसे करें? मैं इसे कहाँ कर सकूँ? कुछ दिन की अनियमितता के बाद मैंने मेरी आदत का क्रम बदला। जब मैं दोपहर के खाने के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा, तब अपनी डेस्क के पास ही पुशअप कर लूँगा। मेरी अस्पष्टता खत्म हो गई। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें महत्व की है, लेकिन ये लक्ष्य किसी तरह के निर्देश नहीं देते कि कैसे और कहाँ किए जाए। इसमें विशिष्टता और स्पष्टता जरूरी है। जब मैं द्वार बंद करता हूँ, जब मैं दांतों को ब्रश करता हूँ, जब मैं टेबल के पास बैठता हूँ, इसमें इन बातों का स्पष्ट करना अहम है। जितनी ज़्यादा शुद्धता से आपकी नई आदत किसी विशेष संकेत से जुड़ी होगी, उतनी ही बेहतर संभावना यह होगी कि आप देख सकेंगे कि कब काम करने का समय आ गया है। व्यवहार बदलने का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। क्रियान्वयन की मंशा और आदत को क्रमबद्ध करने जैसी रणनीतियाँ आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करने के सबसे व्यवहारिक तरीकों में शामिल है। इससे आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं कि कब और कहाँ कार्यवाही करनी है। अध्याय का सार। व्यवहार बदलने का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाइए। समय और स्थान दोनों संकेत सबसे सामान्य होते हैं। क्रियान्वयन की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। क्रियान्वयन की मंशा का फॉर्मूला है
मैं अपना व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूँगा। आदतों का क्रम बनाना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत के लिए वर्तमान आदत के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला, इसके यानी वर्तमान आदत के बाद मुझे यह यानी नई आदत करना है। नित्य ज्ञान ऑडियोज़। अगले ऑडियो बुक में अपने देखेंगे प्रकरण 6, प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। नित्य ज्ञान ऑडियोज़। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को, इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।